हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और इस वीडियो में मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के नेक्स्ट टॉपिक्स को समझा रहा हूं। यदि इसी चैप्टर की आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लें और फिर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यदि मेरा एक्सप्लेनेशन और उसका कंटेंट आपको समझ में आता है तो इसे लाइक भी करें। तो कंटिन्यू कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। टेम्परेचर चेंज होने के बेसिस पे या हीट रिलीज हो रही है या रिक्वायर्ड हो रही है, इसके बेसिस पे रिएक्शंस टू टाइप्स की हैं, एक्सोथर्मिक और जो मैं आगे बता रहा हूँ एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब निकलना, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही हो या प्रोड्यूस हो रही हो या रिलीज हो रही हो, तो हम ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्सो का मतलब निकलना और थर्मिक मतलब हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें एग्जांपल है रेस्पिरेशन। जो भी हम ब्रेड या पोटैटो, राइस एट्सेट्रा, ये जो भी हम कंज्यूम करते हैं, इनमें रहता है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जब हमारा सेल एब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है और CO2 गैस और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है। इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एनर्जी। और ये बात आपको पता है कि जो एनर्जी है ये एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बायोलॉजी का कंसेप्ट है जो आपको मैं लाइफ प्रोसेस में पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना समझते हैं कि रेस्पिरेशन मतलब कि जो भी ग्लूकोज सेल ने एब्जॉर्ब किया है उसका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस होंगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी। यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये NCERT क्वेश्चन भी है कि वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज एनर्जी विच एनर्जी हीट एनर्जी इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। और आप ये रिएक्शन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें एग्जाम्पल हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर हो रही हो, जिसमें हीट की नीड हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें एग्जांपल होगा फेरस सल्फेट। इसे मैं हीट करूंगा और हीट के लिए आप ये डेल्टा का साइन बना सकते हैं। इसमें फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो यहाँ पे ये दो गैस प्रोड्यूस हो रही हैं फेरिक ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हीट रिक्वायर्ड हो रही है, तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें फोटोसिंथेसिस भी आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस जिसमें CO2 और वाटर की मदद से सनलाइट, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट्स में अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। अच्छा, एक और डिफरेंस है कि एक्सोथर्मिक में हीट या एनर्जी प्रोडक्ट साइड में दिखने को मिलेगी, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी है वो आपको रिएक्टेंट साइड में देखने को मिलेगी।
इसके और एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आपको फिर वहाँ पे बताऊंगा कि आपने सही बताया है कि गलत बताया है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कर लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आप याद कर लें। इसी के बाद हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मीनिंग है और क्या इसके एग्जांपल्स हैं। तो आप इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर लें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है जब एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे अपनी प्लेस से, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो C है जो कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, C ज़्यादा रिएक्टिव है मान लीजिए B से, तो C क्या करेगा, B को रिप्लेस कर देगा, B की जगह ले लेगा और A के साथ अपनी जगह बना लेगा। तो यहाँ पे A C हो जाएगा और B अलग हो जाएगा। अब कैसे पता पड़ेगा कि C ज़्यादा रिएक्टिव है B से, तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करनी पड़ेगी। इसके अगर एग्जांपल लें तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट ये बनाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखेंगे तो जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए आयरन सल्फेट के साथ जुड़ गया, उसने फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर अलग हो गया। यही अगर मैं उल्टा लिख लूँ कि कॉपर प्लस FeSO4, कॉपर और FeSO4 का रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। ये भी पेपर में आ जाता है, तो आपको नो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर तो लेस रिएक्टिव है आयरन से और कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड ये बनाएगा लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पे जो लेड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड ने कॉपर को रिप्लेस करके क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ली, तो बना लिया लेड क्लोराइड और कॉपर अलग हो गया, इंडिविजुअल हो गया। तो याद रखना है कि यहाँ पे पहली बात तो एक और बात आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट और कंपाउंड के लिए हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसके बाद पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है जिसमें दो कंपाउंड्स हों, ये इसकी कंडीशन है। यहाँ पे आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट में देख सकते हैं कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स हैं। दूसरा, इसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा, मतलब ये जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी होंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो रहा हो। प्रेसिपिटेट मतलब कि जैसे कोई भी आपने सॉल्यूशन में कोई दूसरा सॉल्यूशन मिलाया, रिएक्शन करवाया दोनों सॉल्यूशन का, इसके रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे कोई ऐसा सब्सटेंस जो डिज़ोल्व नहीं हो जाए और नीचे सेटल डाउन हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रखिए, जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी उनमें प्रेसिपिटेट ज़रूर फॉर्म्ड होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा तो वो सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स फॉर्म्ड होंगे और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होंगी, प्लस इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा। एक्सचेंज ऑफ आयन्स कैसे, इसको इस तरीके से समझते हैं, AB प्लस CD। तो यहाँ पे A ज़्यादा रिएक्टिव है C से, ठीक है, तो A D के साथ सेटल हो जाएगा C को हटा के, और B और C साथ में हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कंपाउंड हैं,
प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा और दोनों में एक्सचेंज हो गया, ए डी के साथ चला गया और बी सी के साथ चला गया। ठीक है, तो कैटायंस का और एनायंस का, कैटायंस मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं और एनायंस मतलब जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, इनका यहाँ पे एक्सचेंज होगा और इसी को ही हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे जो BaSO4 है बेरियम सल्फेट, ये प्रेसिपिटेट है और हम इस रिएक्शन को कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स का रिएक्शंस हो रहा है, यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेरियम सल्फेट के साथ, और देखिए एक्सचेंज हो रहा है आयंस का और प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसी को ही हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिए, पेपर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले एक ही बात है, और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे प्लेस एक बार ही चेंज हो रही है और एक एलिमेंट और एक कंपाउंड है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों कंपाउंड्स हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रेसिपिटेट बने या ना बने ज़रूरी नहीं है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट ज़रूर फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, आपको दोनों साइड कंपाउंड्स ही दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जो वर्ड रेडॉक्स है वो दो वर्ड से बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कोई भी इक्वेशन में रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। बट ये है क्या रिडक्शन और ऑक्सीजन? रिडक्शन का मतलब अगर किसी भी एलिमेंट में या किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, जस्ट इसका अपोजिट ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो सब्सटेंस से, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। आप तो ऑक्सीडेशन याद कर लीजिए, ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, इसका जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन हट जाए, और ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए। रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन हटेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा, और दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हैं एक रिएक्शन में, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है बट पेपर में पूछ लिया जाता है, रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाता है, ये सैम्पल पेपर्स में भी मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड हो रहे हों उस सब्सटेंस में, उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड हो रहे हों तो भी हम उसे रिडक्शन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हों तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसका सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में काम है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बाकी आइडेंटिफिकेशन में आपको ये ज़रूरी है। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल लें तो जैसे एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन बना रहा हूँ, जैसे AO प्लस B इनका रिएक्शन हो रहा है और A प्लस BO बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि AO प्लस B, A के साथ ऑक्सीजन था, A के साथ ऑक्सीजन हट गया, ये देखिए इंडिविजुअल हो गया, तो AO में से O हट गया और A अकेला हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे B में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और देखिए दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें कुछ एजेंट्स का काम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को, दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर ले बट खुद रिड्यूस हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। जैसे इस एग्जांपल में अगर देखें कि जो AO है यहाँ से O हट गया, तो इसका तो रिडक्शन हो गया,
AO ने सामने वाले मतलब दूसरे सब्सटेंस B को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो AO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद रिड्यूस हो गया है। अगर B की बात करें तो B ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया तो उसने AO से ऑक्सीजन ले लिया है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरे को रिड्यूस कर दिया, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो याद रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दे बट खुद रिड्यूस हो जाए, और रिड्यूसिंग एजेंट जो सामने वाले दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर दे बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जब हाइड्रोजन गैस के साथ होगा तो कॉपर प्लस वाटर बनेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड था, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, है ना, तो ये रिमूव हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड है, और जो खुद रिड्यूस्ड होगा वो कौन सा एजेंट होगा, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस हो गया है। और हाइड्रोजन जो खुद ऑक्सीडाइज्ड है तो दूसरे को उसने रिड्यूस किया होगा, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो पेपर में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब है कि जब भी फूड में, स्पेशली जिनमें फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है, तो जब इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा, या हम कह सकते हैं जब फूड का जिसमें फ़ैट और ऑयल प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया है, ताकि जिससे कि उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाए, अनफेवरेबल हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तो इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। जिसमें आपका जो फूड है वो टॉक्सिक हो जाता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर या उसकी जो स्मेल है वो पुअर हो जाती है और वो खाने लायक नहीं रहता है। इसको बचाव करने के बहुत तरीके हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब चिप्स ख़रीदते हैं तो उसमें जो गैस रहती है वो एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस रहती है। आप नाइट्रोजन और आर्गन गैस को फ्लश कर सकते हैं ऐसे फूड आइटम्स में, जिससे प्रिवेंट किया जा सकता है कि ऑक्सीजन उस खाने तक नहीं पहुंचेगा और आपका फूड सेव रहेगा। इसमें और भी तरीके हैं बचाने के, जैसे अगर आप अपने फूड में विनेगर, जैसे हम हिंदी में सिरका कहते हैं या एसिटिक एसिड भी कहते हैं, तो उसको ऐड करके भी आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अचार में देखने को मिल जाता है ये। सॉल्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट को ऐड करने से भी आपका फूड प्रिजर्व रह सकता है और आप रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिकल में भी आप सॉल्ट ऐड करते हो, जिससे कि वो साल भर तक सही रहता है और रेंसिडिटी नहीं हो पाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट तरीका है वो है प्रिवेंशन बाय एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर्स की मदद से भी आप ऑक्सीजन को रोक सकते हैं आपके खाने तक पहुंचने की, तो आप एयर टाइट कंटेनर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन भी एक अच्छा तरीका है, रेफ्रिजरेशन से भी आप ऑक्सीजन को रोक सकते हैं, रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन मतलब कि किसी भी मेटल की, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे आयरन हो या कॉपर हो, किसी भी मेटल की क्वालिटी या क्वांटिटी नेगेटिव वे में अफेक्ट हो जाए किसी भी गैस की मदद से, चाहे आप ऑक्सीजन लीजिए या सल्फ़र गैस लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, या वाटर की वजह से या एसिड की वजह से वो ईटन अप हो जाए, मतलब उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाए, तो हम इसी फिनोमिनन को कोरोजन कहते हैं। याद रखिए, यदि आयरन का कोरोजन होता है तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। तो रस्टिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, बहुत बच्चे कोरोजन और रस्टिंग को सेम मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। रस्टिंग तो एक एग्जाम्पल है कोरोजन का, कोरोजन तो किसी में भी हो सकता है। यदि वो आयरन में हो रहा है तो हम उसे रस्टिंग कहेंगे। याद रखिए, आयरन में रस्टिंग की दो कंडीशंस हैं, जब वाटर और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होगा। अगर ऑक्सीजन है और वाटर नहीं है, या वाटर है और ऑक्सीजन नहीं है, तो आयरन की रस्टिंग नहीं हो पाएगी। इसके प्रिवेंशन के तरीके हैं जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिए, रस्टिंग इज़ अ फिनोमिनन एसोसिएटेड विद आयरन,
कोरोजन अगर आयरन में होगा ऑक्सीजन और वाटर के कॉम्बिनेशन से तो हम उसे रस्टिंग कहते हैं, और आयरन में कोरोजन को रस्टिंग कहा जाता है। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो कॉपर की बनी हुई है, तो उसका कलर पहले अलग था, ब्राउनिश कलर था, बाद में उसका कलर ग्रीनिश हो गया है। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो गया है, उसकी टर्निशिंग हो गई है, उसकी जो चमक है वो कम हो गई और कलर चेंज हो गया है। तो कॉपर है उसका कलर ग्रीनिश हो जाता है ड्यू टू रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर का कलर ब्लैकिश हो जाता है ड्यू टू रिएक्शन विद सल्फ़र। सिल्वर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बच्चे बहुत गलत करते हैं, तो याद रखिए सिल्वर का जो पहले अलग कलर रहता है वो बाद में थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है ड्यू टू रिएक्शन विद सल्फ़र गैस, और सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है सिल्वर के ऊपर, जिसकी वजह से उसका कलर डाउन हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। कोरोजन को प्रिवेंट करने के भी तरीके हैं, जैसे पहले है ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग की मदद से भी आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे कि आयरन आर्टिकल्स पे ऑक्सीजन या वाटर रीच नहीं हो पाएगा, जिससे आप कोरोजन या आयरन पे होने वाली रस्टिंग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन मतलब किसी भी रिएक्टिव मेटल पे यदि आप जिंक की लेयर अप्लाई कर देंगे तो उससे भी आप कोरोजन को रोक सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि गैल्वनाइजेशन में जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। तो यदि आपको मेरे कंसेप्ट्स समझ में आए हैं, मेरी वीडियो में जो लेक्चर मैंने दिया है वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।